याद करते हो घर में कि नहीं करते हो सब लोग? कितने ऐसे बच्चे हैं अगर पूछ लें तो बताना स्टार्ट कर देंगे? हाथ उठाओ, उन्हीं से पूछेंगे। हाथ उठाओ, सोच समझ के हाथ उठाना। उठाओ हाथ। किसको किसको याद है? किसको किसको सब कुछ याद है? हाथ उठाओ और उसी से पूछेंगे जिसने हाथ उठाया ना, बस केवल उसी से पूछेंगे और किसी पूछेंगे भी नहीं। अब उठाओ हाथ, बस गए। इतनी दम है खाली हैं। चलो अच्छा कोई बात नहीं, कुछ जगह चोरी चोरी से उठाओ ऐसे कहीं देख ले बस 1 सेकंड हमको, फिर हम नीचे कर लें। क्या है कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होइए, याद किया करिए। चलिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, यूपीटीईटी में कम से कम 3 प्रश्न की संभावना देता है। ठीक है, एक तो इसका आ जाता है सिद्धांत है लेवोगोर, इसका जीन पियाजे का, जो कि अपडेट हो चुका है। पहले इसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछते हैं। ठीक, इनका एक और सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था और 2 साल से लगातार जूनियर के पेपर में नैतिक विकास से क्वेश्चन आ रहा है। कोई भरोसा नहीं, कहो प्राइमरी में उठा के डाल दें। ठीक है, तो हम इनका नैतिक विकास का सिद्धांत भी पढ़ लेंगे और इसका भी पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक, चलिए, इनको पढ़ने से पहले, जीन पियाजे को पढ़ने से पहले जीन पियाजे के बारे में जान लीजिए। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, क्योंकि टीटी अनहोनी है। हाँ बिल्कुल दिया है, नैतिक तर्कणा का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, लेकिन एक सिद्धांत इन्होंने भी प्रतिपादित किया था। तो वहाँ पर आ जाता है विषमांगी नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, परायत्त नैतिकता। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। अब उस समय बच्चा हो जाता है परेशान, कहता है यार लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो ये स्टेप ही नहीं दिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो ये स्टेप ही नहीं दिए, तो फिर ये कैसे संभव है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप ना फंसो, इस वजह से हम उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक, बस यही होता है, हर साल अपडेट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कि पेपर की डिमांड के हिसाब से अपडेट करना पड़ता है, समझ रहे हैं बात को, तो उसी हिसाब से आपको हम पढ़ा देंगे। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे महोदय को पहले आप जान लीजिए, ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। क्योंकि टीटी कोई भरोसा नहीं, वो कहो स्विट्ज़रलैंड है पूछ ले, वो कुछ नहीं पूछेगा, कहेगा बताओ जीन पियाजे कहाँ से थे, तो फिर उसमें बड़ी बेइज्जती लगती कहाँ से थे। ठीक है, कहाँ से थे? स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि टीटी सिर्फ यही है, समझ रहे हो। तो लिख लो भैया स्वर्ण अक्षरों से स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि भरोसा नहीं है इनका। ठीक, पता चला वहाँ सब पढ़ा दिया और वो पूछें स्विट्ज़रलैंड कहाँ से थे जीन पियाजे, ले सर जी सब तो बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कहाँ से रहे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आवा, तो लिख लो स्विट्ज़रलैंड। अभी हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लो स्विट्ज़रलैंड। ठीक, बेकाम बोल्ड भरेगा। स्विट्ज़रलैंड का निवासी था जीन पियाजे। और सुनो, जीन पियाजे जो था बहुत महान आदमी था। महान क्या मतलब, इसको आप दार्शनिक भी कह सकते हो। एक दार्शनिक भी था, ये जूलॉजिस्ट भी था, और सबसे बड़ी बात ये एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्ञान के स्रोतों पर अपना काम करता था। जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं संसार में, चाहे प्राचीन में रहे हो चाहे नवीन में रहे हो, जैसे हमने आपको पढ़ाया था शिक्षा का प्राचीनतम वाद कौन सा होता है? आदर्शवाद पढ़ाया था। और आदर्शवाद में हमने बताया था कि आदर्शवाद में क्या एक ही विचारधारा थी, क्या? वेदांत दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति। अरे भाई, रामकृष्ण परमहंस को नहीं जानते हो? एक ईश्वरवादी थे। तो उस ज़माने के आदर्शवादी भी जो लोग थे वो सिर्फ ईश्वर को ही मानते थे कि सिर्फ पूरे संसार में क्या है, ईश्वर है और ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं। तो उस ज़माने में बहुत सारे ज्ञान स्रोतों की खोज की गई, जैसे कि जिन्होंने बीएड किया होगा वो हमको समझ रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने बीएड नहीं किया वो नहीं समझ पा रहे होंगे। समझ रहे हैं? याद है, पढ़ा होगा वेदांत, आपने पढ़ा होगा वेदांत, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। बीएड वाले ही दर्द को महसूस कर सकते हैं। ठीक, बीटीसी वाले सौभाग्यशाली हैं, डीएलएड वाले कि उन्होंने दर्द नहीं महसूस किया। नहीं, उनसे पूछो कौन कौन से कुख्यात नाम पढ़ने पड़ते थे, है ना। तो वो बात की बात है, वो आपके पेपर में आएगा नहीं, इसलिए हम बताएंगे भी नहीं। ठीक, तो इनको जानते हो ज्ञान मीमांसा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा मतलब देखो एक शब्द होता है वेदांत, लिखना मत, यहाँ पर सुन लो खाली, यहाँ सुनो, इधर से निकाल दो। हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि इस आदमी के बारे में जानो तो ये है क्या आखिर में, और इसने जो कुछ बताया उसको हल्के में मत लेना, एक एक चीज़ इसने सही बताई है। और हम सब जीवन में इसी तरह अपने अंदर जो डाटा भर के रखे हो ना कंप्यूटर की तरीके से, ड्राइव बना के, वो सब इसी की देन है, इसी ने बताया। और हम आपको कनेक्ट करके बताएंगे विज्ञान से। ठीक, हम विज्ञान से भी कनेक्ट कर देंगे आपको, और आपको इनका तो आपने आज तक जो है जीन पियाजे को या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कभी भी साइंस से कनेक्ट करके नहीं पढ़ा होगा। हम आपको पहली बार कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, वो उधर साइंस में इंपॉर्टेंट है, ये इधर मनोविज्ञान में इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये साइंस में नहीं, ये जनरल साइंस में भी पूछ लिया जाता है। अभी स्टैटिक जीके पढ़ोगे उसमें भी आ जाता है कि कौन सा भाग जो है ब्रेन का क्या करता है। ठीक है, तो हम पूरा साइंस तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम
करता है। फिर उसको कनेक्ट करना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक थ्योरी से, क्या वास्तविकता में वैसा होता है? बिल्कुल होता है। ठीक, तो ये जूलॉजिस्ट भी थे, दार्शनिक भी थे, और सबसे बड़ी बात ज्ञान के स्रोतों पर अध्ययन करने वाले, ठीक है, सबसे प्रबलतम वैज्ञानिक थे। और दूसरी सबसे एक और बहुत, दूसरी नहीं तो चौथी बात हो जाएगी, चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीन पियाजे जो थे वो एक क्या थे? क्या थे बताओ, क्या थे बताइए? साइंटिस्ट तो थे ही। एक और व्यक्ति, एक और चीज़ में इनका नाम बहुत फेमस है। इनका नाम है, जीन पियाजे जो थे ये क्या थे कि ये बहुत बड़े अध्ययनकर्ता भी थे, ठीक है। बुक्सों में इनका बहुत रुचि था, ठीक। इन्होंने खुद भी कुछ खूब सारी बुक्स लिखी और इनकी बुक्स पूछी भी जाती हैं। जीन पियाजे की जैसी द इंटेलिजेंस, ठीक है, द एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, इनकी किताब का नाम है द लैंग्वेज थॉट्स ऑफ, इसी में इन्होंने अहम केंद्रित भाषा के बारे में बताया, ठीक। तो बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा परिचय था जीन पियाजे का। महान आदमी थे और बेसिकली ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। लेकिन इनकी रुचि कैसे आ गई साइकोलॉजी में, वो भी आपको समझ में आएगी। इनकी मुलाकात स्विट्ज़रलैंड में ही किससे हुई थी? किससे हुई थी? एल्फ्रेड बिने से हुई थी। एल्फ्रेड बिने को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे तो जान लो। एल्फ्रेड बिने को कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि पर परीक्षण किया। मनोविज्ञान में कहा जाए कि अगर बुद्धि पर किसी ने परीक्षण किया तो सबसे पहले किसने किया? एल्फ्रेड बिने। तो जीन पियाजे किससे मिले थे? एल्फ्रेड बिने से मिले। एल्फ्रेड बिने भी एक शोधकर्ता थे। और अगर प्रश्न आ जाए बुद्धि पर सबसे पहला परीक्षण किस वैज्ञानिक ने किया था, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? संज्ञान की हो रही है। और संज्ञान से संबंधित संबंध किसका है? बुद्धि का, ठीक है। तो ये बुद्धि के प्रणेता थे। इनको बुद्धि का पिता भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर जीन पियाजे को भी संज्ञानात्मक विकास का पिता कहा दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एल्फ्रेड बिने से जब मिले तो एल्फ्रेड बिने इनसे उम्र में बहुत छोटे थे, ठीक। और ये थे जूलॉजिस्ट, तो इनके अंदर तो कुख्यातपना था जूलॉजिस्ट पना का। तो ये इनसे जब मिले तो इनसे इंस्पायर्ड हो गए कि यार इतना छोटा लड़का है और इतनी बड़ी चीज़ पर शोध कर रहा है जिस पर लोग बात करना बंद कर देते हैं। आज तक कोई भी फैक्ट थ्योरी नहीं आई है ब्रेन को लेके जो बिल्कुल स्पष्ट हो, ठीक। ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन का भी हाल कुछ हार्ट की तरह है। जैसे हार्ट में एक होता है ऐसे नोड, ठीक है, साइनो आर्टिकुलर नोड, ठीक है। उस नोड पर एक करंट आता है वाईफाई के द्वारा जिसका कनेक्शन सीधे भगवान से होता है, ठीक। अगर उसमें 1 वोल्ट भी 1% भी बैटरी है तो हम लोग इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि उसमें पेस मेकर लगा के इंसान को जीवित कर ले जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर उसमें 1% भी बैटरी नहीं है तो आप चाहे जितने पेस मेकर लगा लो वो इंसान दोबारा उठ नहीं सकता। तो डरो उस भगवान से कि अगर उसमें वाईफाई के द्वारा उसने करंट भेजना बंद कर दिया तो बस उसी दिन से इंसान क्या हो जाता है? मृत घोषित हो जाता है। तो उसी तरीके से ब्रेन पर भी कोई भी फैक्ट अभी तक एक्यूरेट नहीं आया। तो उसी आधार पर एल्फ्रेड बिने परीक्षण कर रहे थे। तो ये उनसे इंस्पायर्ड हुए, उनकी थीसिस, इनकी थ्योरी इनको बहुत प्रभावित की। तब इस आधार पर आके जीन पियाजे ने भी क्या किया? मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास का एक काल्पनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन ये काल्पनिक नहीं निकला, ये क्या निकला? वास्तविक निकला, ठीक। ये छोटी सी कहानी थी इनके बारे में। अब जरा सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर चल लेते हैं, ठीक। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा कुछ नहीं जाएगा, सीधे पूछा जाएगा बताओ किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि एक जन्मजात इकाई है? लिखो। जीन पियाजे ने बोला बुद्धि, अरे बुद्धि का मतलब संज्ञान से होता है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी भी बहुत लोग परेशान है कि संज्ञानात्मक कौन सी बला है, जरा ध्यान देना। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ब्लूम। क्या नाम था? ब्लूम महोदय। क्या नाम था? ब्लूम। अभी ये परिभाषा लिखने से पहले जरा बगल में लिख लो। एक महोदय कौन थे? ब्लूम। ब्लूम ने, ठीक है, ब्लूम ने भी संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया था, ठीक। और उस आधार पर मनुष्य के 3 विभाजन बताए थे, ठीक। तो इन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक आधार पर जो इंसान होता है वो कुछ चरणों में अपनी बुद्धि का क्या करता है? सृजन करता है, ठीक। जिसमें से इन्होंने कई पक्ष बताए थे। संज्ञानात्मक पक्ष भी बताया था, भावात्मक पक्ष भी बताया था, कौशलात्मक पक्ष भी बताया था। तो हमें कौशल से कोई संबंध नहीं है अभी हमारा, ना हमारा भावात्मक पक्ष से कोई संबंध है। हमारा संबंध किससे है? संज्ञानात्मक पक्ष से। तो ब्लूम के आधार पर संज्ञानात्मक पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ब्लूम के आधार पर संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। पहला पक्ष होता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण,
और मूल्यांकन। मूल्यांकन, ठीक है, ये आप पक्ष लिख लीजिए, ठीक, लिखेगा ब्लूम के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक पक्ष के कुछ चरण होते हैं, ठीक है। हमको अभी केवल संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि हम अभी ज्ञान बोलेंगे, फिर संज्ञान बोलेंगे, फिर तर्क बोलेंगे, फिर चिंतन बोलेंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ब्लूम के आधार पर संज्ञानात्मक पक्ष के कितने चरण होते हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं? 6। कभी कभी टीटी की परीक्षा में यही पूछ लेता है, कभी कभी टीटी की परीक्षा में यही पूछ लेता है कि ब्लूम के आधार पर संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण? कितने? 6 चरण, ठीक है। जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, वैसे ब्लूम ने भी बताया, ठीक। तो टीटी में अक्सर ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हैं, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। संश्लेषण, ये 5 याद, 6 याद रखना, 6 पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। उसको करा के ले आओ भैया, उसको करा लो यार, नहीं तो फिर जाने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। चलिए, ये याद रखिएगा। आपकी हिंदी की और संस्कृत की बुकलेट तैयार हो गई है, ठीक, और उस बुकलेट तो आपको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस बुकलेट में आपको सीधे, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम बंद किए थे लास्ट। चलिए हम आते हैं वहीं आते हैं, उनसे कह तो करें आ रहा है, ठीक है। संज्ञानात्मक पक्ष का क्या कहना था ब्लूम का? संज्ञानात्मक पक्ष में याद रखिएगा। हाँ, दूसरी चीज़ ब्लूम की एक और बहुत पूछी जाती है। ब्लूम ने कहा था सबसे पहले जो बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी बुद्धि में जो कुछ भी सबसे पहले आया वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ज्ञान होता है। और 2017 के पेपर में यही पूछा गया था, बुद्धि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ज्ञान। और ये चीज़ आप जैसे आप वर्णमाला पढ़ते हो तो पढ़ते नहीं हो शब्द की छोटी इकाई, वैसे ही कहते हैं, क्योंकि इसी ज्ञान को ही विकसित करते हैं हम कहाँ? संज्ञानात्मक विकास में, ठीक। कैसे करते हैं ये भी जीन पियाजे बताएंगे, ठीक है। आपको एडॉप्टेशन की, अनुकूलन की प्रक्रिया भी समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इनकी एक टेक्सोनॉमी आई थी, उसके आधार पर दिया था, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ज्ञान। उसके बाद बोध, उसके बाद अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। और कभी कभी इसका क्रम लिखने को दे देता है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपी टीटी में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, इसी बार आएगा, ठीक। या तो पूछेगा सबसे अंतिम चरण कौन सा होता है? मूल्यांकन। या ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे बताया? मूल्यांकन को बताया। सबसे छोटी इकाई ज्ञान, बाकी सबका सीक्वेंस तय कर देगा। या कहेगा 4 में से एक गायब कर देगा, कहेगा कौन सा नहीं है, या इनमें से कोई एक दिखाएगा, कहेगा कौन सा मुख्यतम चरण है। बस इतने ही टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ नहीं बनेगा, तो इसको याद रखना। तो अब याद रखो कि ज्ञान क्या है? सबसे छोटी इकाई। तो कहते हैं अल्फ्रेड बिने कि बुद्धि की सबसे, बुद्धि क्या है? अभी क्या बोला हमने? बुद्धि क्या है? एक जन्मजात इकाई है। तो लिख लीजिएगा, बुद्धि क्या है? एक जन्मजात इकाई, डैश मारिएगा, लिखेगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या कहा? बुद्धि एक, देखो बुद्धि की, ये यार ये संज्ञान जो है लीवर किडनी फेफड़ा में थोड़ी नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? ये बुद्धि में ही तो जाएगा। कहाँ से बात हो रही है इसकी? बुद्धि। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? जैसे लग रहा है कि हम कोई ऐसी विचित्र चीज़ पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में आप लोग जानते ही नहीं हैं, हैं? अभी पूछ लेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो तुरंत बकोगे सब लोग, 1986 और गलती से हम 1980 बोल दिए तो चढ़ बैठोगे हमारे ऊपर, है ना। और हम पढ़ाते हैं तो कोई बोलते ही नहीं है ना। हाँ, ये क्रम भी पूछ लेते हैं, कहेंगे बताओ कौन सा सबसे, अरे आया है पिछली बार 2018 की परीक्षा में, इसका धर दिए थे क्रम, वो मैं उल्टा सीधा कर दिए थे। हाँ, विश्लेषण आएगा पहले, नहीं विश्लेषण पहले नहीं, पहले संश्लेषण आएगा। वो टीटी में उल्टा दिया गया था, ठीक है, वो उल्टा दिया ही गया था, लेकिन फिर भी वो माना वही सही गया था, क्योंकि उसमें उसी में एक क्रम ही था। भले ही संश्लेषण विश्लेषण आगे पीछे थे, लेकिन संश्लेषण विश्लेषण उसी में दिख ही रहे थे, इस आधार पर वो सही हो गया था, ठीक है। और किसी में भी आपको संश्लेषण विश्लेषण गायब कर दिए थे, एक में संश्लेषण था, एक में विश्लेषण नहीं था, ठीक है। तो इसलिए आप क्रम यही वाला लगाइएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? संश्लेषण विश्लेषण। हाँ, मानते हैं उसमें दिया गया था, विश्लेषण संश्लेषण वाला ही सही किया गया था। क्यों? क्योंकि क्यों किया गया था? सुनो, जब चार ही विषय हैं तो 4 ही विषय पूछने हैं,
और कोई में तुम कह रहे हो कि वैसे ने पूछा कि विज्ञान के विषय हैं तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान है, ठीक है। अब तुम कह दो कौन सा विज्ञान का विषय नहीं है, तो दे दो उसमें हिंदी दे दो, गणित दे दो, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान दे दो। दूसरा में दो जंतु विज्ञान, गणित विज्ञान, क्रम बदल सकते हैं लेकिन थे वही। तो उसमें क्रम पूछा जरूर गया था लेकिन वो आंसर उनका थोड़ा सा संदिग्ध था, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन इतना किसके पास समय है, उनके सारे प्रश्न डिबेट वाले होते हैं, ठीक है। अब उनको कौन समझाए, वो कहो मान ही लिए कि संश्लेषण से यही वाला सही है, न मानते तो और आफत थी, तब तो उनसे जीत पाना ही असंभव था। वो तो शुक्र मनाओ कि संश्लेषण विश्लेषण भी उसमें उन्होंने दे रखा था, और उन्होंने विश्लेषण संश्लेषण पर दिमाग ही नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि कौन सा क्रम बात सही है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था जिसमें सब कुछ दिख रहा था, अनुप्रयोग, संश्लेषण, संज्ञान, इसको संज्ञान भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर बिल्कुल मिलेगा 2021, लिख लो ऊपर 2021। अभी 28 नंबर को पेपर आ रहा है, देख लेना आप, न मिले तो बताना, ठीक। चलो, तो अगर हम कहें बुद्धि एक जन्मजात इकाई है तो किसने कहा, जीन पियाजे। बुद्धि एक जन्मजात इकाई है, जीन पियाजे, ठीक है, क्लियर, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, एक वैज्ञानिक और थे, जन्मजात इकाई लिख लो, जन्मजात इकाई। उसके बाद एक वैज्ञानिक और थे, उन्होंने भी एक कथन दिया था और उनका नाम था एल्फ्रेड बिने। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। देखो, हम बात संज्ञान की कर रहे हैं और संज्ञान कहाँ जाता है, खोपड़ी के अंदर, बुद्धि में। तो इस समय बुद्धि से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है वो जरूर जान लो। साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को क्या क्या बोलते थे जरा ये समझ लो, साइंस क्या बोलता है इंटेलिजेंस को वो अलग की बात है, अभी साइकोलॉजी क्या बोल रहे हैं, कथन क्या बोल रहे हैं, उनको समझो। तो बुद्धि एक जन्मजात इकाई है, बुद्धि एक जन्मजात इकाई है, जीन पियाजे, जीन पियाजे, ठीक। अगला देखो, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, किसने कहा था, एल्फ्रेड बिने। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। दोनों परिभाषाएं मिलती जुलती हैं, तो याद रखिएगा, जन्मजात बोलेगा तो जीन पियाजे, अविभाज्य बोलेगा तो, और ये बुद्धि का संबंध किससे है, संज्ञानात्मक बात से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम है वुडवर्थ, ये भी बहुत पूछा जाता है, वुडवर्थ, इसका भी नाम नोट करो, वुडवर्थ महोदय, ठीक। इसने कहा था बुद्धि के बारे में, वुडवर्थ को जानते होगे ना, आत्मा को मार चुका है, मन का गला घोट चुका है, ठीक है, चेतना का लटका चुका है फांसी पे और व्यवहार के रथ पर सवार है, ऐसा किसने कहा था, वुडवर्थ महोदय ने। तो वही वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ ने कहा बुद्धि जो है कार्य करने की विधि है, क्या है, विधि है, लिख लो। बुद्धि क्या है, सही बात है, हम लोग बुद्धि से ही तो सारे कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। बुद्धि क्या है, कार्य करने की विधि है, कार्य करने की विधि, ठीक है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की विधि है, किसने कहा, वुडवर्थ महोदय ने, ठीक है। ज्ञान की सबसे, संज्ञानात्मक विकास की सबसे छोटी इकाई, ब्लूम दे न दे, टेक्सोनॉमी दे न दे, सीधा प्रश्न आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास की सबसे छोटी इकाई, सबसे अंतिम इकाई मूल्यांकन है, ठीक है। ये ज्ञान सबसे छोटी, बुद्धि की सबसे छोटी इकाई ज्ञान होती है, किसने कहा था, ब्लूम महोदय ने। कौन सी किताब में कहा था, द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। ना पता हो तो लिख लो, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन पूछी जा सकती है। ब्लूम इंपॉर्टेंट है तो इनकी किताब भी पूछी जा सकती है। जैसे अधिगम सोपानकी के प्रणेता कौन थे, ग्रेगनी उर्फ गैने, और गैने की एक पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, पूछी जरूर जाती है और इस बार भी पूछी जाएगी पक्का। तो बुद्धि क्या है, कार्य करने की विधि है। एक वैज्ञानिक है वुडरो, इसको भी लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वुडरो और वुडवर्थ को मैंने सेम नाम एक जैसे लगते हैं ना, इनकी परिभाषा भी सेम टू सेम है, इसीलिए मैंने एक पास लिखा दी कि आपको याद हो जाए। और ये चारों परिभाषाएं बैक टू बैक पूछी जाती हैं। कभी इंटेलिजेंस से अगर क्वेश्चन बनेगा तो भी वुडवर्थ की परिभाषा पूछते हैं। बुद्धि कार्य करने की क्या है, विधि है, क्या है, इकाई हर जगह ना जोड़िए भाई, इकाई ऊपर है। बुद्धि कार्य करने की इकाई नहीं, क्या है, विधि है। विधि बोलेगा तो वुडवर्थ। और बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है तो वुडरो हो जाएगा। बुद्धि कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्या ये वैज्ञानिक, बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुद्धि क्या है, और एक जैसे नाम है, जब वुडवर्थ याद आएगा तो वुडरो अपने आप याद आ जाएगा, जब जीन पियाजे याद आएगा तो अपने आप एल्फ्रेड बिने याद आ जाएगा। इसी को बोलते हैं साहचर्य का सिद्धांत, ठीक है। ज़रूरत नहीं थी यहाँ बताने की, लेकिन फिर भी हमने इसलिए बताया क्योंकि जब वही सेम टू सेम चीज़ें तो क्या दिक्कत है।
क्या है? बुद्धि, बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन की क्षमता है। क्या कोई बहुत बड़ी गलत बात कह दी क्या इन्होंने? अब ये चारों परिभाषाएं याद रहेंगी, भूलोगे तो नहीं? चलो मिटा दो इनको। चलो भैया अब आ जाओ जीन पियाजे पर, नेचुरल वाले जीन पियाजे। ठीक, चलिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये दिया था, इसमें ये बताया संज्ञानात्मक विकास में कि कहा कि एक बच्चा जो होता है जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है कोरे कागज के समान होता है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। ठीक, और एक कथन और है हेलेना पार्कस का कि बच्चा अपने भावी जीवन में जो कुछ भी अपने मस्तिष्क में भरता है वो उसकी स्वयं की क्या होती है? जमा पूंजी होती है। दोनों ही बातें जीन पियाजे को सिद्ध करती हैं। ठीक, हेलेना पार्कस ने कहा बच्चे के द्वारा स्वयं से अर्जित किया गया ज्ञान उसकी स्वयं की क्या होती है? जमा पूंजी। मतलब स्वयं से अर्जित किया बच्चे ने, और वास्तविकता में बताएं तो हम सब कुछ स्वयं से अर्जित करते हैं। कहाँ अर्जित करते हैं? खोपड़ी के अंदर। कहाँ अर्जित करते हैं? खोपड़ी के अंदर। तो जीन पियाजे ने यही समझाने का प्रयास किया कि एक बच्चा जो नवजात होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता, और फिर वो आगे चलकर इतना तर्क शक्ति, अमूर्त चिंतन, इतनी संक्रियाएं कैसे करना सीख जाता है वो, जब उसको कुछ भी नहीं पता होता है। तो उसी का एक क्रम इन्होंने बताया था, वही क्रम बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। सीधे सीधे पूछेगा कि जीन पियाजे की इन निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक है, कौन सी अमूर्त संक्रियात्मक है, कौन सी संवेदी अवस्था है, कौन सी केवल क्रियाकलाप की अवस्था है, कहाँ वस्तु स्थायित्व का गुण दिखाई देता है, कहाँ पर अहम केंद्रित शिक्षा होती है या अहम केंद्रित व्यक्तित्व होता है बच्चों का, कहाँ पर बच्चे रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाते, ठीक है, प्रतिक्रिया निर्माण नहीं दे पाते तत्काल प्रभाव से। तो ऐसे करके स्टेजों के अंदर से भी अब आजकल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले तो आपको इनकी प्रक्रिया से बता दें कि हमने बचपन से लेकर कैसे ज्ञान अर्जन किया है अब तक। ठीक, तो जीन पियाजे की सबसे महत्वपूर्ण एक शब्दावली है, जैसे आपने सिगमंड फ्राइड की महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ी थी नर्सिज्म, पढ़ा था नर्सिज्म, तो वैसे ही सिगमंड फ्राइड की एक शब्दावली होती है जिसका नाम आगे चल के आप लोग पढ़ोगे स्कीमा। क्या पढ़ोगे? स्कीमा। तो उसको पढ़ने से पहले आप कुछ और पढ़ लो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे ने बताया था कि हम जो बुद्धि में जो ज्ञान अर्जन करते हैं वो स्कीमा के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? स्कीमा। तो पहले स्कीमा समझ लो। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा क्या होती है बताओ? तो एक शब्द लिखो स्कीमा, ठीक है, या हिंदी में लिखो स्कीमा, सीधे सीधे पेपर में पूछा जाएगा स्कीमा। ठीक है, स्कीमा के खोजकर्ता कौन थे? जीन पियाजे। स्कीमा क्या होता है ये भी समझो। ठीक है, ठीक, एक वैज्ञानिक था, उनका सहारा लेना पड़ेगा, नाम था उनका सिगमंड। जिस भी आदमी ने बुद्धि या ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत भी बोला उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है हमको। ठीक है, समझाने के लिए, ये इसमें हिस्सा नहीं है इसका, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, सिगमंड फ्राइड को के बारे में तो बताया था हमने। इन्होंने मस्तिष्क को दो भागों में बांटा था, मन के आधार पर बांटा था और मस्तिष्क के आधार पर। मन को मतलब सॉफ्टवेयर माना था, इदम अहम परम अहम, इदम अहम परम अहम होता है। और ये बताया था कल मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में बच्चा खुशहाली की अवस्था में होता है, वास्तविकता की स्थिति में बच्चा अहम की अवस्था में होता है, वास्तविकताओं से वो परिचय रखता है। और पदम में क्या होता है? नैतिक मूल्यों पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? नैतिक मूल्य, जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं उन पर आधारित। अक्सर पूछा जाता है पेपर में, नैतिक मूल्यों पर आधारित जो हमारा स्वभाव होता है वो किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन होगा इदम अहम परम हम। तो क्या बताओगे? परम। कल लिखवाया था हमने नैतिक मूल्य, नहीं लिखवाया तो वहाँ नैतिक मूल्य लिख लो, जाके डिब्बे में नैतिक मूल्य लिख लो, डिब्बे में नैतिक मूल्य जोड़ लो बस। कल एक डिब्बा बनवाया था हमने, इदम लिखवाया था, अहम लिखवाया था, परम हम के आगे केवल लिख लो नैतिक मूल्य। पेपर में सिर्फ लिख के देगा कि परम अहम की अवस्था में बच्चों का दृष्टिकोण होता है, तो वहाँ ऑप्शन होगा स्व केंद्रित होता है, नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, फलाना होता है, नहीं होता है, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इदम अहम ये किसके आधार पर है? मन के आधार पर। और एक विभाजन मस्तिष्क के आधार पर दिया था। किस आधार पर? मस्तिष्क के आधार पर। मस्तिष्क के आधार पर दिया था, कहाँ क्या दिया था? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, और याद रखना अर्धचेतन, ये क्रम आपको किताबों में उल्टा दिख सकता है। ठीक है, वहाँ लिख देंगे अचेतन, फिर अर्धचेतन, फिर चेतन।
ठीक है, वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से पढ़ाएंगे क्योंकि हम साइंस के हिसाब से आपको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, तो हम सीधी चीज़ बताएंगे। ठीक, अब सवाल इस बात का वहाँ पर नहीं है कि मान लो क्रम आ जाएगा, तो इतना भी यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो क्रम से भयभीत हो जाएगा। ठीक है, सबको पता है कि वहाँ कभी क्रम नहीं पूछता, सीधे पूछेगा कि मस्तिष्क के आधार पर विभाजन दिया है, 3 ये दिखाएगा, एक फालतू का लिख देगा, कहेगा कौन सा नहीं दिया है, तो टिक कर लीजिएगा, और कुछ नहीं पूछता। तो मस्तिष्क के आधार पर चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के आधार पर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और इसको इतना तो समझते होगे, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये विज्ञान की शब्दावली। तो कॉन्शियस मतलब चेतना, जो भी कुछ आप क्रियाकलाप करते हो, जो भी संक्रियाएं करते हो, बैठे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, ये किसके आधार पर कर रहे हो? चेतना की अवस्था। तो ये चेतन अवस्था। ठीक, और जब इंसान रिस्पॉन्स नहीं करता है, या वो मृत हो जाता है, या वो पागल हो जाता है, या उसका ब्रेन, देखो जब आपका ब्रेन काम नहीं करता तो आप अचेतन अवस्था में हो। यानी एक पागल व्यक्ति भी क्या है? अचेतन अवस्था में। ना तो उसको ठंड लगती है, ना उसको गर्मी लगती है, ना उसे स्वाद का पता होता है, ना उसे क्या कहना चाहिए, कुछ नहीं पता। जब तक आपका ब्रेन काम करता है, आप किस अवस्था में हो? सीधा सा लॉजिक समझ लो, साइंस वाला। ठीक है, इनके आधार पर समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। साइंस क्या कहता है? अगर आप सेंस में हो तो आप चेतना अवस्था में हो, और सेंस में रहेगा आदमी तभी तो क्रियाएं करेगा, संक्रियाएं करेगा। अगर उसका दिमाग दुरुस्त है तो, नहीं है तो फिर कुछ नहीं करेगा वो, तो वो चेतना अवस्था कहलाती है। अब मत पूछना चेतना क्या होती है। ठीक है, चेतना समझ गए। उसके बाद होती है अचेतना। अनकॉन्शियस में इंसान रिस्पॉन्ड नहीं करता, या तो वो मृत हो जाता है, या वो पागल हो जाता है, या तो उसका खोपड़ी काम नहीं करता, या फिर खोपड़ी ही काम नहीं करता, बाकी शरीर के सारे अंग काम करते हैं, ब्रेन डेड बोला जाता है जिसको। ठीक, उस अवस्था में भी इंसान किस अवस्था में होता है? अचेतन है। या वेंटिलेटर पे भी इंसान किस अवस्था में होता है? अचेतन। या कोई बोल नहीं रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो भी किस अवस्था में? अचेतन होता है। और इसी के बीच की अवस्था को सिगमंड फ्राइड ने क्या बोल दिया? अचेतन। ये होती है सोने की अवस्था, निद्रा की अवस्था। कोई सो रहा है, अचेतन, हल्का सा हिला दिया उसको या ठोकर मार दी, तुरंत चौंक के बैठे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? चेतना की अवस्था। समझ गए? तो ये इन्होंने मस्तिष्क के आधार पर विभाजन दिया था इन्होंने। तो उसी आधार पर जीन पियाजे ने बताया, यहाँ पर इनको ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको कनेक्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, जीन पियाजे ने सिर्फ स्कीमा बताया था, और स्कीमा के बताया था ये जानकारियों का छोटा छोटा क्या होता है? समुच्चय होता है। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि स्कीमा है, ठीक है, जानकारियों का समुच्चय, जानकारियों का पैकेट, या जानकारी का भंडारण, उपरोक्त सभी। तो क्या लगाओगे? उपरोक्त सभी। तो एक छोटी सी बात इन स्कीमा के बारे में एरो मार के दाएं लिख लीजिएगा, लिखिएगा जानकारियों के पैकेट्स। जानकारी के पैकेट क्या कहलाते हैं? स्कीमा कहलाते हैं। ठीक है, यह जानकारी के समुच्चय, जानकारी के समुच्चय, ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्कीमा कहलाते हैं। ठीक, अब सुनो, जीन पियाजे ने बोला, ये बोला था जीन पियाजे ने, क्या बोला था? बोला था कि जो हमारा अचेतन मन होता है, कौन सा मन होता है? अच्छा सुनो, साइंस अभी पढ़ाऊंगा तो एक चीज़ बताऊंगा, जितने भी थॉट्स आते हैं, जो भी हमारे विचार आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? अचेतन अवस्था से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अचेतन अवस्था। इसका कनेक्ट रहता है चेतना से। चेतना को आप समझ लीजिए रैम, और अचेतन को समझ लीजिए वो अपनी हार्ड डिस्क, वो फाइल मैनेजर समझ लीजिए। जो कुछ भी आप तुरंत क्लिक करते हो और तत्काल प्रभाव से जो आपके डिस्प्ले पे रहता है, वो सब क्या रहता है? वो सब जितने भी आप ऐप खोल लेते हो मोबाइल में, सब चला करते हैं लाइन से लाइन, वो है आपकी कौन सी अवस्था? चेतना की अवस्था। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल बंद कर देते हो, सारा चीज़ घूम फिर के कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? वापस फिर चला जाता है, फिर खोलो, फिर सबको खोलो, फिर चलने लगता है। तो सारी प्रक्रियाएं कहाँ स्टोर हो जाती हैं? जाके अचेतन में। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का यही होता है। इसलिए कहते हैं कोमा में आदमी खाली बोल नहीं पाता और कुछ कर नहीं पाता, रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन सुनता सब है, महसूस सब करता है, समझता सब कुछ है, ऐसा साइंस बोलता है। ठीक है, तो अचेतन अवस्था भले ही अचेतन कर दे आपको, ठीक है। अब मरने के बाद तो किसी ने सभी खोज किया नहीं कि मरने के बाद भी इंसान सुनता रहता है, अभी वहाँ तक साइंस बस साइंस यहीं पे तो फेल हो जाता है। जिस दिन साइनो आर्टिकुलर नोड पर करंट आना बंद, उसी दिन इंसान खत्म, उसी दिन लीला समाप्त। ठीक, तो अचेतन अवस्था के बाद हमें तो लगता है मरने के बाद भी इंसान सुनता है। ठीक है, इस पर अभी साइंस शोध नहीं कर, क्योंकि इंसान जिंदा ही नहीं कर पाया तो शोध क्या करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, साइंस एक चीज़ नहीं बना पा रहा है, रोबोट तो बना लेता है, लेकिन वो क्या नहीं बना पा रहा है? फीलिंग्स नहीं बना पा रहा, भावनाएं नहीं बना पा रहा, मूल प्रवृत्ति नहीं बना पा रहा। किसकी मूल प्रवृत्ति? किसकी मूल प्रवृत्ति नहीं बना पा रहा? मैकडूगल की। और मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो एक बार आ गई सो एक बार
आ गई। ठीक है, चलिए, तो अब तो याद रहेगा चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इदम अहम परमहम। तो स्कीमा को बोला गया था, जीन पियाजे ने बोला था कि अचेतन अवस्था में स्टोर्ड छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। इनको आप समझ लीजिए मेमोरी कार्ड। ये देखिए हमने बना दिए क्या, मेमोरी कार्ड। ठीक है, उन्होंने कहा जीन पियाजे ने कि जो स्कीमा होती है ये किसी व्यक्ति के अचेतन मस्तिष्क के भाग में छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो कि स्टोर्ड रहते हैं, और इनकी कोई लिमिट्स नहीं होती, इनकी कोई संख्या नहीं होती, इनकी कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती। हम लोग कि 4 GB, 2 GB, 32 GB, 68 GB लगा के रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 123 GB का आ गया मेमोरी कार्ड, ये भगवान का मेमोरी कार्ड है, वो भगवान का सॉफ्टवेयर है। जब मर्जी आए, जैसा मर्जी आए वैसा मेमोरी कार्ड जनरेट कर लो। ठीक, मित्र का मेमोरी कार्ड अलग, परिवार का मेमोरी कार्ड अलग, अच्छी यादों का मेमोरी कार्ड अलग, स्कूल का मेमोरी कार्ड अलग, मनोविज्ञान का मेमोरी कार्ड अलग, हिंदी का मेमोरी कार्ड अलग, संस्कृत का मेमोरी कार्ड अलग नहीं है अलग। अरे आपसे कोई पूछे हिंदी पढ़ा था तो क्या सीधे पर्यावरण के मेमोरी कार्ड में घुस जाते हो? तब किधर जाते हो और कहाँ जाते हो? चेतन, अर्धचेतन और पीछे अचेतन, और अचेतन में क्या है? स्कीमा नाम के छोटे छोटे से जानकारी के पैकेट्स, जिसमें हम क्या करते हैं? आजीवन डाटा स्टोर करते हैं। वो बचपन का दोस्त बचपन वाले पैकेट में, वो टीटी कोचिंग का दोस्त, अब टीची कोचिंग करने लगे तो एक पैकेट और बन गया किनारे, टीटी और सुपर टेट का पैकेट। अब इसमें यहाँ की यादें रहेंगी, यहाँ के लोग रहेंगे, यहाँ की विचारधाराएं रहेंगी, अच्छी यादें, बुरी यादें, अच्छे पल, सब कुछ कहाँ जाएंगे? इसमें जाएंगे। अब समझ में आया स्कीमा? तो स्कीमा कहाँ स्टोर्ड होता है? अचेतन अवस्था में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि स्कीमा संबंधित होता है, तो वहाँ ऑप्शन था चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तो क्या लगाना था? अचेतन। अब समझ में आया? जबकि सिगमंड फ्राइड का कोई लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ कनेक्ट इसलिए करा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ गए? तो 3 भाग होते हैं, सबसे आगे होता है उसको चेतन कहते हैं, पीछे अर्धचेतन, और अभी आपको साइंस में बताएंगे ना तो आप कहोगे कि क्यों आगे वाले को चेतन कहा, पीछे वाले को अचेतन क्यों नहीं कह दिया? इसीलिए वो मनोविज्ञान पीछे से स्टार्ट करता है, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन, और हम साइंस की तरफ से चलते हैं क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट, हम साइंस की तरफ से लेके चलते हैं। कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो वही है। ठीक, वो आगे से, हम आगे से चलेंगे। चेतन, अरे पढ़ते नहीं है? सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला, यही तो 3 भाग मस्तिष्क के पढ़ता है, साइंस यही बताता है ना, लेकिन साइकोलॉजी उल्टा पढ़ाता है। समझ गए बात को? क्लियर? कोई अब मत कहना किताब में उल्टा लिखा है वो आपने गलत लिखा दिया। हर चीज़ खुद महसूस करो कि कौन कहाँ किस आधार पे कह रहा है। ठीक, याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। स्कीमा समझ गए? अब भी स्कीमा में कोई बवाल है? स्कीमा क्या है? हमारी अचेतन अवस्था में स्टोर्ड डेटा है जो हम जब मर्जी है तब बनाते हैं। जहाँ अभी मान लो बाहर बैठे हो, कुछ याद आ गया, कुछ चीज़ नहीं देख ली, एक पैकेट तुरंत क्रिएट होगा 2 MB का। जितना डाटा उतने MB का पैकेट। सबसे कमाल की बात, ये भगवान नहीं कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जितना डाटा के हिसाब से मेमोरी कार्ड जनरेट होते हैं, और असंख्य मेमोरी कार्ड है, डेली बनते हैं। नहीं बनते? डेली आते? हाँ, वो बात अलग है कि कोई पैकेट पहले जनरेट है तो सीधे उसी हार्ड ड्राइव में डाल देते हो। जैसे इमोशनल सॉन्ग्स तो सीधे इमोशनल, कोई इमोशनल वाली बात आई तो इसे इमोशनल वाली फाइल। क्या उस समय क्या आपको कोई हंसने वाला पैकेट खुलता है? जहाँ किसी को देख लेते हो दुख का वातावरण है, कोई रोने लगता है तो आप भी रोने लगते हो, क्योंकि आपका पैकेट तुरंत खुल जाता है और आपके अंदर भी वही वाली यादें आ जाती हैं और आपके आंसू भी उसी की तरह बहने लगते हैं। समझ गए? ये भगवान का साइंस है, इसको कोई भी समझ नहीं पाया। क्लियर इतनी बात? इसीलिए ब्रेन समझ में नहीं आता। चलिए, स्कीमा समझ गए। तो स्कीमा में ही क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। अब इन्होंने, जीन पियाजे ने इतना तो बता दिया डाटा स्टोर होता है। अब आप हमसे पूछोगे ये तो बताओ होता कैसे है? जब बच्चा कोरे कागज के समान है तो देखो कैसे होता है। जीन पियाजे का इतना लिख लिया आपने, कोई आएगा तो बता देंगे। चलिए, इसको हटा दीजिए। अब आप आगे बढ़िए, आगे बनाइए नोट। नोट लिखेगा, नोट नंबर 1। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे हम वो बताएंगे आपको। नोट नंबर 1, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है स्कीमा आपके लेवल पर। ठीक है, क्या होता है, कहाँ स्टोर्ड होता है, मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, किसके आधार पर है? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, चलिए अब इसमें डाटा भरते कैसे हो जरा ये भी तो समझ लो। डाटा कैसे आएगा? अब हम तो बहुत छोटे थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था कौन मेरी मम्मी, कौन के किसी छोटे बच्चे को दिखाओ ये तुम्हारी मम्मी, तो क्या जानता है मेरी मम्मी? लेकिन बड़ा हो गया तो कैसे जानने लग गया कि यही मेरी मम्मी है? कैसे पता चल गया उसको? तो ये भी तो चीज़ जानने का विषय है। तुमने तो बता दिया स्टोर होता है, ठीक है मान गए। तो जब इनसे डिबेट की गई कि हाँ बताओ सिद्ध करो, तब इन्होंने उठाए 2 चीज़ें और इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का जो पहला चरण होता है, जो मूलभूत चरण होता है, उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन। क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन, यानी अनुकूलन। तो हिंदी में लिखो बड़ा बड़ा अनुकूलन। अनुकूलन याद रखना,
अब डाटा भरवाने का टाइम आ गया है, ठीक है। काहे में? स्कीमा में, ठीक। ये भी पूछ लेता है कैसे डाटा भरोगे, तो एक क्वेश्चन डाटा भरवाने से आता है, ठीक। मैं इसको बंद कर, वो साइलेंट पे कर दीजिए, किनारे मतलब साइलेंट पे करिए नहीं, दबा दीजिए उसको किनारे से। भैया दबा दो उठ के, जैसे अपने मोबाइल में करते हो वैसे दबा दो। हाँ मतलब भैया किसका आ रहा है, कुछ नंबर आ रहा है कि कोई नाम लिखा है? ठीक 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 ठीक, आने दीजिए। नाम से आ रहा है, पता नहीं कौन है, देखे बहुत दूर है। हम जावे तो कैमरा चला जाए साथ में, हैं? अच्छा वरुण अमेठी, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है। नहीं ज़रूरी है इनका, असल में हमारे पास समय नहीं रहता, लोग हमको उसके बदले में गोलेबाज समझ लेते हैं। लोग हमारी दशा नहीं जानते कि हम पे क्या गुजरती है, ठीक है। और जिसका हमें पर्यायवाची डायरेक्ट उपाधि प्रदान करते हैं, गोलेबाज, समय से ना आने वाला, बहुत तरह के हमारे नाम हैं समाज में, ठीक है। समय कम बचा है, ठीक है। समय हम पिछले 4-5 साल से सुन रहे हैं ये चीज़, ठीक ठीक है। तो ये हमारा, हमको इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल, इसीलिए आपसे भी कहते हैं इधर से सुनो, भगवान ने दिए हैं 2 कान, इधर से सुनो इधर से निकालो, पढ़ो वो जिसमें आनंद आए, नहीं तो ना पढ़ो, ठीक। और हम भले ही देर से आते हो, लेकिन हम आज तक किसी का नुकसान नहीं होने दिए, ठीक। और देख लेना, सबसे पहले मेरा पेपर लगेगा 5 मिनट में, सबसे पहले, और कहोगे वाह, उसके बाद बढ़ोगे आगे, और उसके बाद जाते जाते वो EVS भी आपकी ऐसी तैयार कराऊंगा ना संडे को, कि यकीन मानो ये 60 में से 55 क्वेश्चन बस तुम मात्र 10 मिनट में लगवाओगे। और उसके बाद हिंदी और संस्कृत वो आपकी है भाई, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, ठीक। अब तुम अभिज्ञान शकुंतलम न रटो तो उसके हम जिम्मेदार नहीं, ठीक है। हिंदी संस्कृत बिना रटे नहीं आने वाला, ठीक। घर में रटना पड़ेगा, रटते हो कि नहीं? वचन वचन धातु रूप लकार सब याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करे रहो भैया, ठीक है। सीधे पूछेगा एको यणेची एनांग विकारा एके समन्वय दीर्घा अभिता परिसा नामा दीक्षा, ये किससे संबंधित है? सीधे घुस जाओ, कहाँ, कौन सी विभक्ति, प्रथमा द्वितीय वहम मुंडी सटक जीत, कहीं कौन सा वचन, कौन सा पुरुष, अप्तमी समतमी पंचमी सब कुछ पूछा तो वहाँ, ठीक है। और बहुत बेकार टाइप का है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद करिएगा, याद ही कर सकते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक। चलिए, बहुत आसान होता है, बस एक बार खाली जीवन में पढ़ना रहता है। चलो अनुकूलन पे आ जाओ, नहीं फिर टॉपिक से भटक जाएंगे। अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको, हाँ प्लीज़ गोलेबाज नहीं समझिएगा, ठीक है। नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं कि हम जैसे हम कोई चीज़ किसी से वादा किए, अब हम इतना परेशान है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम रहते यहाँ हैं, हमारा आत्मा रहती है वहाँ, एक आत्मा मेरी घर में रहती है, एक आत्मा आप लोगों के पीछे लगी रहती है, एक आत्मा यहाँ की फैकल्टी पर लगी रहती है, एक आत्मा इसमें लगी थी, है भगवान ये हमसे पैसा ना मांगे अभी, एक आत्मा लगी रहती, हाय पैसा कैसे आएगा, कैसे हम इधर सर्वाइव करेंगे, कितने कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। एक बार जब हमारी जगह पे आके देखो, फिर समझ में आ जाएगा आपको, तुरंत आ जाएगा समझ में। और नहीं, जो हम कर रहे हैं ना, वो कोई कर रहा हो राइबली में तो बताइए आप, कोई है? और इसी में लोग पगला जाते हैं, देखते हैं यार ये अकेले है ना, समय पे आता है ना, इसको कुछ मतलब है, गोलेबाज 1 नंबर का है, और फिर भी इतना लड़का कैसे आ जाता है इसके ऊपर, हाउ किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था है ना। अब उनको क्या बताएं कैसे आ जाता है, ठीक। उनको लगता है कि ये बच्चे बिल्कुल वैसे किशोरावस्था वाले हैं, कि बस आए हैं अभी घूम टहल रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये परिपक्वता की स्टेज को पार कर चुके हैं। इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, भले ही लगन आ गई है टीटी की, कोई दिक्कत नहीं है, लगन चल रही है टीटी की इस समय, गेस्ट हाउस खुले हुए हैं, और आप बढ़िया कपड़ा वपड़ा शेरवानी वानी पहने ही हो, बस्ता भी है, जहाँ मर्जी है घुस जाओ, पूरा सम्मान होगा, ठीक है। मन करे डोसा खाओ, मन करे टिकली खा लो, लेकिन इतना ज़्यादा सड़ा गला मत, बहुत जगह सड़ा गला भी है, मत खा लेना कि बाद में फूड डाइजेशन हो जाए, पता चला जो था वो भी चला गया, है ना, हैं? हाँ फूड डाइजेशन मतलब पटा नहीं पाए तो फूड पॉइजनिंग हो गया, हो क्या, कहान वही है, ठीक है। लेकिन सब जने क्या है, अरे भैया फुंसू आंगड़ू बनो, ठीक है, ठीक है, चतुर मत बनो, पन्ने पलटते रह जाओगे जिंदगी का। चलो अच्छा कोई बात नहीं, जो जैसे समझ में आया वैसे समझो। अनुकूलन, तो चलो पैकेट में डाटा भरवाते हैं, ठीक। कैसे आप छोटे छोटे थे और कैसे डाटा भरते थे, जरा देखो कितनी मजे की बात। अनुकूलन इंग्लिश में एडॉप्टेशन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले क्या लिखोगे? एडॉप्टेशन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इंग्लिश में भी इसको थोड़ा सा बता देंगे। चलिए, और एडॉप्टेशन के बारे में बोला था, जीन पियाजे ने बोला संज्ञानात्मक जो विकास होता है हमारी खोपड़ी का साइकोलॉजी के आधार पर, वो अनुकूलन के द्वारा होता है। और अनुकूलन की 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है, पहली होती है आत्मसातकरण, दूसरी होती है समायोजन। तो लिख लो बड़ा बड़ा, आत्मसातकरण, ठीक है, दूसरा है समायोजन।
योजन, ठीक है, आत्मसात्करण, समायोजन, ठीक। हाँ पता है यार वो क्यों तड़प रहे हैं, ठीक है, उनका इलाज है मेरे पास, लेकिन अभी हम ऐसा फंसे हुए हैं ये लगा के ना फुंतड़ू की, हम वहाँ जा नहीं सकते है ना। अभी फुंतड़ू जब निकलेगा तभी पहुँचेंगे उधर, ठीक है। चलिए वहाँ पहुँचते हैं, टेंशन ना लीजिए। आत्मसात्करण, ठीक है, और समायोजन, ठीक है, एकोमोडेशन, ठीक है, और एसिमिलेशन, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो इंग्लिश में, ठीक है, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता क्या होता है एकोमोडेशन, क्या होता है एसिमिलेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ किसमें, आत्मसात्करण और समायोजन। तो इन्होंने कहा कि जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है। अच्छा बताओ अनुकूलन कहाँ करते हो। अच्छा बताओ परिवार समाज का हिस्सा है कि नहीं है ना। परिवार समाज का हिस्सा, जैसे विवाह क्या है, सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक प्रथा है कि नहीं है। जो कुछ भी परिवार में होता है वो समाज से कनेक्टेड है कि नहीं। अरे परिवार खुद समाज से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे छोटे छोटे परिवार मिलकर ही क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं। तो इतना तो समझ में आता है। तो अनुकूलन कहाँ होगा, समाज में। समाज ऑब्लिक परिवार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समाज ऑब्लिक परिवार। तो सीधी सी बात है, बच्चा कहाँ जन्म लेगा, परिवार में ही लेगा। अब ये ना कह देना अस्पताल में लेगा, कहाँ लेगा, परिवार में ही लेगा, ठीक है। आएगा तो परिवार में, ऐसा थोड़ी ना कि अस्पताल से सीधे कहीं और चला जाएगा। तो सबसे पहले जो अनुकूलन होता है वो समाज में स्टार्ट होता है, परिवार में स्टार्ट होता है, और यहीं से स्टार्ट होता है उसका क्या, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। कैसे होता है जरा देखो। एक प्रक्रिया होती है अनुकूलन। अनुकूलन के आधार पर दो प्रकार से वो अपना संज्ञान भरता है, एक होता है आत्मसात्करण और दूसरा होता है समायोजन, ठीक है। तो आत्मसात्करण और समायोजन लिखने से पहले, ठीक है, आप जीन पियाजे का एक नोट लिखो। लिखो जीन पियाजे, जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे, जीन पियाजे। 4 बात के बाद पक्का ये हमको कुछ ना कुछ सुना देगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से बेचारा परेशान है और हम समय के अभाव में कुछ कर नहीं पा रहे, मुँह छिपाए छिपाए घूम रहे हैं, ठीक है, अंतर्मुखी। तो इसलिए हम आज जो है इनकी उपाय कर देंगे, इसीलिए भेजा है हमने उपाय। उपाय बहुत आसान है, ठीक है, समय के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, बताएंगे उपाय। अरे उपाय कुछ नहीं है, उसको थोड़ा सा ज़रूरत है, ठीक है, नोट्स की, ठीक। अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है, और जो वाइफ है वो शायद हमको लगता है बीएड या बीटीसी करी हुई है। तो इस समय समझ रहे हैं ना आप, नया नया रहता है तो, और वो हमसे कह बैठा है गोलेबाज आदमी से, है ना भाई हमारा नाम है यही धर दिया। हमको भी लगता है कभी कभी वाकई में हम ऐसे हैं क्या, लेकिन ऐसे हैं नहीं, हम अंदर से नहीं हैं, ठीक है, बाहर से स्थितियाँ परिस्थितियाँ बना देती हैं इंसान को। चलिए आत्मसात्करण, समझ रहे हो बात को, जरा ध्यान देना हमारी बात। जीन पियाजे ने कहा लिखो, लिखो बच्चा जितने पॉइंट लिखा रहा हूँ लिख लो, यही पेपर में दिखेंगे। लिखो जीन पियाजे के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले, ठीक, लिखवाएं। लिखो बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन, बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन, बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में जो हम लिखवा रहे हैं उसको महसूस भी किया करिए, ठीक है। हम बहुत सरल भाषा में लिखवाते हैं, किताबी लैंग्वेज नहीं लिखवाते, इसीलिए बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में। ये वातावरण सक्रिय है कि नहीं है बताओ भाई। भाई यहाँ सब कुछ चल रहा है ना, निष्क्रिय कहाँ होता है, जहाँ कोई भी एक्टिविटी, जैसे मंगल ग्रह पे तुमका बैठा दी जाएगी तो वहाँ का वातावरण कैसा है, निष्क्रिय है, खाली आपको छोड़ के बाकी सब कुछ निष्क्रिय है। आप पे वहाँ सक्रिय रहोगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप भी क्या हो जाओगे, निर्जीव बन के निष्क्रिय हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे अब किसी जंगल में उठा के डाल दो, वहाँ का क्या है, निर्जीव है, वहाँ पर क्या मतलब है, मतलब वहाँ उसकी कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही है। तो जीन पियाजे ने कहा था बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में, सक्रिय वातावरण में, वातावरण कैसा होना चाहिए, सक्रिय वातावरण में स्वयं से करना पसंद करता है। कैसे करना पसंद करता है, स्वयं से करना पसंद करता है। बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में स्वयं से करना पसंद करता है, ठीक है। किसने कहा, जीन पियाजे ने, ठीक। चलो तो स्वयं से कर रहा, कोई बात, कोई आदमी जब कोई चीज़ स्वयं से करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैज्ञानिक बोलते हैं। अरे वैज्ञानिक क्या बोला था, स्वाभिमान, स्वावलंबी बोला था, स्वावलंबी अलग चीज़ होती है, ठीक। क्या बोलते हैं, जो कोई काम व्यक्तिगत स्वयं से करता है उसे क्या बोलते हैं। अरे न्यूटन थे क्या थे, स्वयं से थे कि नहीं थे,
थे कि नहीं थे? तो न्यूटन ने भी स्वयं से काम किया। जो भी व्यक्ति अपना आप भी कुछ काम अपने से करते हो, अपने विवेक से करते हो, उसे क्या करते हैं? वैज्ञानिक ही कहेंगे। तो इन्होंने कहा बच्चा क्या होता है? वैज्ञानिक होता है और खोजबीन करता होता है और अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में स्वयं। तो तीनों पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, ये पहला लिख लिया आपने। दूसरा लिखिएगा बच्चा क्या होता है? खोजबीन करता होता है। बच्चा खोजबीन करता होता है, ऑब्लिक वैज्ञानिक होता है। बच्चा खोजबीन करता होता है, वैज्ञानिक होता है। बच्चा खोजबीन ऑप्शन में दे देता है, बच्चा वैज्ञानिक होता है, खोजबीन करता होता है, बच्चा अपनी बुद्धि का सक्रिय वातावरण में करता है, उपरोक्त तो सभी जीन पियाजे के अनुसार। तो वहाँ लगा देना, यही आएगा सड़ा गला सा। ठीक है, बच्चा क्या होता है? जब खुदे बता रहा है कि बच्चा अपनी बुद्धि का सक्रिय वातावरण में करता है और स्वयं से करता है, तो स्वयं से कौन करता है? वैज्ञानिक करता है। तो बच्चा भी क्या हो गया? वैज्ञानिक हो गया। खोजबीन अभी कैसे करता भी दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे इनकी आप स्टेजें पढ़ोगे ना आप लोग, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ोगे, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ोगे। उसके बाद फिर आप लोग पढ़ोगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कॉग्निटिव स्टेज पढ़ोगे। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। भी आगे आ रही है स्टेजेस, ठीक। अक्सर एक क्वेश्चन एक स्टेज से तो आता ही आता है, अभी आएगा आगे। वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई जीन पियाजे से। बच्चा क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। बच्चा अपनी बुद्धि का चयन सक्रिय वातावरण में स्वयं से करना पसंद करता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। एक बात तो समझ में आ गई, बच्चा जो कुछ भी ज्ञान का भंडारण करता है स्कीमा में, वो कैसे करता है? स्वयं से करता है। और फील करके देखो, क्या स्वयं से नहीं किया? स्वयं से फील करो, किया कि नहीं किया? बचपन से स्वयं से करते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? अभी देखो दिखाते कैसे करते आ रहे हो। चलिए, आत्मसातकरण में एक लाइन लिखिए, फिर समझाते हैं हम बाद में। लिखो, यही पेपर में पूछा जाएगा। एक सिंपल सी लाइन, 10-10 पन्ने में लाइनें लिखी हैं, समझाई गई हैं। हम सिर्फ आपको